जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। मैंने रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बना दिया है, जिसमें मैंने अपना खुद का रिसर्च प्रपोजल भी दिखाया था। फॉर्मेट क्या होता है, प्लेजरिज्म कैसे हटा सकते हैं, कौन कौन से आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस करने का क्या सही तरीका होता है, और मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है, कैसे ऐड करनी होती है। आज हमने लिटरेचर रिव्यू के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जो आई होप आपको हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि मेरे पास किसी का कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बोला गया था कि मैम लिटरेचर रिव्यू नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर देखें तो लिटरेचर रिव्यू लिखने का, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या। लिटरेचर मतलब जो आप अपने रिसर्च के लिए जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपका क्या है, लिटरेचर है, राइट। और इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एक जनरल तरीका कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा या कोई बुक पढ़ी या जनरल पढ़ा। लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, कोई जर्नल का आर्टिकल जैसे आप पढ़ते हो वो हो सकता है, पीरियोडिकल्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं। लेकिन हम किसको कंसिडर करते हैं अपने, मतलब जो हम बोल सकते हैं बहुत आइडियल अप्रोच लेकर अगर हम चले, कि आइडियल इन द सेंस वैसा वाला आइडियल नहीं, मतलब एक जो होना चाहिए, जैसा मतलब ऑफिशियली लिटरेचर रिव्यू में क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आप बुक्स, जनरल आर्टिकल्स, इन्हीं को कंसिडर करो, कोई भी, ठीक है, 6 या 7, ठीक है, मतलब एक आपका एक अच्छा माना जाता है। तो 6 या 7 लिटरेचर रिव्यू आपको करने हैं, 6 या 7 लिटरेचर्स के। तो जो पहला तरीका है उसमें जनरल तरीका, मतलब मैं बता रही हूँ, एक होता है JORUNAL वाला जनरल, नहीं जनरल GENER वाला जनरल। सो उसमें क्या होता है, आप एक बुक पढ़ते हो, उस बुक के अंदर आपको जो समझ आया अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने बुक पढ़ी उसमें जो आपको समझ आया उसकी समरी, या जो आपने वहाँ से सीखा अपने रिसर्च के लिए, वो उसको आपने पहले बुक का नाम लिखोगे ऊपर, ठीक है, ये बुक है, ये ऑथर है। उसके नीचे उसके बारे में जो आपने रिसर्च किया, उस बुक में से जो आपने लिटरेचर गेन किया अपने रिसर्च के लिए, हो सकता है पूरी बुक आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो सकता है उस बुक का कोई चैप्टर आपने रेफ़र किया हो, ठीक है, तो उसकी आपको समरी लिखनी है। समरी भी इन द सेंस नहीं, वो आप ऐसे ChatGPT से समरी नहीं, जो आपको समझ आया अपने रिसर्च के लिए वो लिख दिया आपने, मुश्किल 2-3 पैराग्राफ्स में, 2 पैराग्राफ्स अच्छे माने जाते हैं। फिर सेकंड लिटरेचर लिया, सेकंड लिटरेचर में आपने कोई जर्नल आर्टिकल पढ़ा था अपने रिसर्च से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म, तो आपने कुछ जैसे मान लो किसकी, सिंथिया एंड लॉय की कुछ जनरल उसका आर्टिकल पढ़ा, तो उसके अंदर आपको ये अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपका जो डायमेंशन था रिसर्च के आप था, हाइपोथेसिस था, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें चीज़ें मिली। तो आपको ओवरऑल उस आर्टिकल से क्या समझ आया वो आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे। उसके नीचे सिंथिया लॉय, बनाना बीचेस एंड बेसिस, एंड उसके अंदर आपने ये सारा नीचे लिख दिया। फिर तीसरा आप थर्ड पॉइंट डाल के तीसरा लिटरेचर लिखोगे, वो और किसी बुक का हो सकता है, तो 2-3 बुक्स डाल दो, 2-3 जर्नल आर्टिकल्स डाल दो। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू जनरल तरीका होता है करने का। एक दूसरा तरीका होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, लेकिन वो बेस्ट माना जाता है और उसको मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी वो प्रिस्क्राइब भी करती है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU वगैरह में थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू मांगते हैं। और कुछ जो छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ होंगी स्टेट वगैरह में, या फिर आप प्राइवेट किसी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये जनरल तरीका भी अपना सकते हो, नॉट एन इशू। थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू आपके जो कैलिबर है उसको ज़्यादा अच्छा दर्शाता है, आपको दूसरों से, दूसरे जो रिसर्च प्रपोजल हैं उनसे ज़्यादा अच्छा बनाता है आपका रिसर्च प्रपोजल। तो वो मतलब प्रोफेसर्स की नज़रों में आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो। तो थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है वो इस वीडियो में देखेंगे, मैं आपको अभी बोर्ड पे सिखाऊंगी कि क्या इससे कैसे करना होता है। थीम वाइज होता है बेसिकली थीमेटिक। मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल दिखाया था आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस प्लेलिस्ट का नाम ही है PhD प्रोसेस गाइड, जिसमें आपको टॉपिक चूज़ करने से लेकर रिसर्च प्रपोजल बनाने तक, और उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक सब कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, दैट टू लाइव एक्सपीरियंस, ठीक है, ऐसे नहीं इधर उधर से बाकी लोगों का एक्सपीरियंस जान के अपना रिसर्च प्रपोजल लाइव दिखा के सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो वो भी आप देखना, उसकी प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दूँगी, जो आपको अपने लगे कि हाँ मेरा टॉपिक चूज़ हो गया, बाकी चीज़ें हो गई हैं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। सो थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू भी मैंने उसमें दिखाया है ऑल्सो, लेकिन हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में उसके बारे में। सो लेट्स बिगिन। मैं अब आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, कि नॉर्मल रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं। ये मेरा ही रिसर्च प्रपोजल है जो मैंने अफ्रीकन स्टडीज़ डिपार्टमेंट में, जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपना पहली बार, तब मैंने ये रिसर्च प्रपोजल ऐसे बनाया था, जिसमें हमने जनरल तरीका जो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वो, फिर दूसरा मेरा खुद का रिसर्च प्रपोजल है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैंने थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू दिया था।
ठीक है। तो थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे बनाया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसा था। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ये आर्टिकल भी नहीं है, बुक है ये, साउथ सूडान द अनटोल्ड स्टोरी फॉर इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर। तो मेरा जो टॉपिक था अफ्रीकन स्टडीज का वो साउथ सूडान के ऊपर था। तो मैंने साउथ सूडान पे ये वाली बुक पढ़ी थी जॉनसन एचएफ की, और फिर मेरे को इस बुक में ये चीज़ें समझ आई कि हाँ इससे मैं ये वाली चीज़ें साउथ सूडान की हिस्ट्री समझ सकती हूँ, या मेरे को अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए अपना, मतलब जब आप टेंटेटिव चैप्टराइजेशन भी करते हो लास्ट में, जिसमें आप चैप्टर डालते हो, तो आपका जो यूनिट 2 होता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दर्शाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने टॉपिक कैसा लिया है। फिर उसके बाद मैंने जैसे करांग जे का जो कॉल फॉर डेमोक्रेसी इन सूडान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बुक है साउथ सूडान के लिए, और अगर हमें सूडान और साउथ सूडान को कंपेयर करना है कि वो उसका फ्रीडम वगैरह, तो फिर इस बुक में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसका मैंने थोड़ा सा अपना डाल दिया। ये तो मेरा सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया कि मैंने एक लिटरेचर पढ़ा, उसको रिव्यू कर दिया अपने वर्ड्स में। देन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये आर्टिकल में ये चीज़ें थी, तो ये मैंने ऐसे इसको थर्ड पॉइंट बना के बिस्वाक 2004 में मैंने ये वाला। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब लिखना है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये तो रेफरेंसेस जब आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो तब भी आपका मेंशन हो जाता है ये सारी चीज़ें कि कहाँ पब्लिश हुआ कहाँ नहीं। तो बस ऑथर और जिस आर्टिकल का नाम या बुक का नाम है वैसे लिख के उसके बारे में थोड़ी बातें बता सकते हो। फिर हिर्च का आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। ऐसे मैंने कितने 6-7 दिए थे, ठीक है, 7-8 रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए थे। और ये ह्यूमन राइट वॉच की एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी मैंने यहाँ पे भी और चीज़ें लिखी थी, अभी मैंने हटा दी हैं सिर्फ आपको ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए, वीडियो पर्पज़ के लिए, ठीक है। फिर ये जेम्स का हो गया, और फिर उसके बाद आपका मैथडोलॉजी आ जाता है, मैथडोलॉजी में आपका अलग चीज़ें होती हैं। तो ये आपका नॉर्मल रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। मैंने कम से कम 8 लिटरेचर्स को रिव्यू किया था अपने अपने वर्ड्स में, और कुछ रिपोर्ट्स भी ली थी जैसे ह्यूमन राइट वॉच की, और कि ताकि ऑथेंटिक सोर्स से क्या क्या हमने सूडान आर्मी के फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एक ये तरीका होता है लिटरेचर रिव्यू करने का, ठीक है। दूसरा तरीका है आपका थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। अब मेरा जो पॉलिटिकल साइंस का था वो था इंडिया बांग्लादेश पे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश का सॉफ्ट पावर वाला। मतलब आपको मैं टॉपिक भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसमें कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर, कि इंडिया कैसे सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी अपना रहा है बांग्लादेश में, और ये आयर का टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या हो सकता है कि जो इसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस आ सकते हैं जिसके ऊपर पढ़ सकते हो, और यही आपका आइडियल लिटरेचर रिव्यू माना जाता है। मतलब मेरे हिसाब से तो आपको ये वाला जो सेकंड वाला ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, 1-2 दिन का टाइम है, और आपने रिसर्च प्रपोजल बिल्कुल नहीं बनाया और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये जनरल वाला कर सकते हो कि 7-8 लिख के, मतलब दोनों ही चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने जो उनका रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट आता है उसमें वो थीमेटिक करने की ही बात करती हैं, और नहीं भी करती तब भी आपको थीमेटिक ही करना चाहिए। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत, ठीक है, कि मतलब कैसे बांग्लादेश इंडिया के लिए, इंडिया के विकसित भारत के विजन के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप समझाना है, तो एक उसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, तो मैंने ये एक थीम ले ली, ठीक है। ये मेरी हो गई पहली थीम। अब इस थीम के अंडर जियोपॉलिटिकल बांग्लादेश और इंडिया वाली जो भी होगा, तो मैं गूगल स्कॉलर पे जाऊंगी, गूगल स्कॉलर पे लिखूंगी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, या जियोपॉलिटिकल लिख के जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इंडिया एंड बांग्लादेश मैंने लिखा। फिर उससे रिलेटेड मेरे को जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे, जितनी भी बुक्स मिलेंगी, वो सारी इस थीम के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक थीम ली, उस थीम के अंदर मैंने पूरा पैराग्राफ लिख डाला, और जहाँ जहाँ से वो सोर्सेज लिए थे उस थीम को स्टडी मैंने जिस आर्टिकल से किया उसको मैं इंटेक्स साइटेशन भी कर सकती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे फिर मैंने दूसरा अपना डायमेंशन, दूसरी थीम जो ली इंडिया बांग्लादेश के सॉफ्ट पावर रिलेशन को समझाने के लिए, वो लिया रोल ऑफ कल्चर इन डेवलपमेंट एंड शेपिंग ट्रेडिशंस, ठीक है। तो कल्चर का क्या रोल था, मैंने कल्चर को समझने के लिए मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, तो इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। एक और आर्टिकल पढ़ा था मराना और शेजवार्ड्स का 1992 का, एक 2010 का है, ठीक है। तो इन दोनों ने एक ही बात बोली थी कल्चर के बारे में, तो मैंने एक ही आर्टिकल रेफर किया। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मल वाले में तो हम आर्टिकल वाइज सबकी समरी लिख रहे थे, इसमें हमने एक थीम आइडेंटिफाई की, और उस थीम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे, जितने भी बुक्स थी जो हम पढ़ पाए, सारे तो नहीं पढ़ सकते, जितने भी हम पढ़ पाए उसको हमने एक उस पैराग्राफ में, 2-3 पैराग्राफ में उस थीम के अंदर समझा दिया। अब जैसे कल्चर के लिए मैंने साकिब वाला आर्टिकल भी पढ़ा था, टर्नर और हाउसबॉम ने भी इसके कल्चर के बारे में कुछ बोला है, जो स्मिथ है हमारे
एंथनी स्मिथ, उनका भी कल्चर पे कुछ काम है, तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने एक ही थीम के अंडर सारे आर्टिकल्स डाल दिए। फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, आपको पता है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या आईआर के, तो जोसेफ नाई ने दी थी। फिर मैंने सॉफ्ट पावर से रिलेटेड जो जोसेफ नाई के आर्टिकल पढ़े, उसको मैंने एक अलग से थीम बना दिया। क्यों? क्योंकि मेरा मेन कीवर्ड टॉपिक में क्या है, सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर के लिए मैंने ये बना दिया। अब आप ये टॉपिक जो है या जो ये चीज़ें हैं, कॉपी मत करना, क्योंकि ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं, तो कहीं पे भी आप सबमिट करोगे तो प्लेजरिज्म आएगा और सेम टॉपिक आपका आ जाएगा कि आपने रिपीट किया या कहीं से लिया। ठीक है, तो आप आइडिया ले सकते हो। और ये सिर्फ पॉल साइंस में हेल्प नहीं करेगा, आप चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया हुआ है उसमें आपको ये चीज़ें एक आइडिया ले सकते हो कि मैंने कैसे किया हुआ है। तो मेरे टॉपिक में ही सॉफ्ट पावर आ रहा है। सॉफ्ट पावर जिसको नहीं पता आप गूगल कर सकते हो, मैं यहाँ पे तो लेक्चर नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर में आप जिसको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फिर उसमें एक कल्चरल डिप्लोमेसी है, क्योंकि मैं इंडिया बांग्लादेश का कल्चर भी स्टडी कर रही हूँ। सॉफ्ट पावर में कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो कल्चर डिप्लोमेसी मैंने मार्क लियोनार्ड की रीडिंग पढ़ी, तो मैंने उसको ऐसे समझा दिया। तो ये मेरी होगी फोर्थ थीम, और जो सॉफ्ट पावर की थी वो तीसरी थीम। तो मेरा जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जितनी मेरी थीम्स बन रही हैं, जो जो चीज़ें मैं टारगेट कर रही हूँ, तो मैंने वो कर दिया। अब जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी के बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने मार्क लियोनार्ड लिया है, क्योंकि उनका जो मेन काम है कल्चरल डिप्लोमेसी की शुरुआत वो मार्क लियोनार्ड ने की थी। वैसे सॉफ्ट पावर जो टर्म था वो जोसेफ नाई ने दिया था, और उस उन्हीं की वजह से फेमस हुआ था। तो उनके जितने भी आर्टिकल्स थे सॉफ्ट पावर से रिलेटेड, वो मैंने एक पैराग्राफ में अपने वर्ड्स में समझा दिए, जो जो मैं पढ़ पाई। फिर लास्ट में आपका जैसे इंडिया का डिजिटल कल्चरल डिप्लोमेसी बांग्लादेश में कैसे है, तो आप बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन आप इस थीम में कंपेयर कर रहे हो, तो ये मेरी 6th थीम हो गई, जिसमें मैंने इंडिया और बांग्लादेश को कंपैरेटिव दिखा दिया। ठीक है, एक थीम में मैंने उनको उनका मतलब समझा दिया, दूसरी थीम में मैंने उनको कंपेयर करके बता दिया कि कैसे बॉलीवुड और सीरियल्स और ये सब हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक थीम मैंने एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर बना दी कि एजुकेशन और रिसर्च इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। तो आप खुद सोच सकते हो। वैसे अगर आपका कोई पॉलिटिकल थीम है, तो उसके ऊपर जैसे आपका कोई थीम है, तो उसमें एक सोशल डायमेंशन आप दिखा दिया, आपने एक पॉलिटिकल डायमेंशन दिखा दिया, आपने एक इकोनॉमिक डायमेंशन दिखा दिया, तो ये आपकी 3 थीम हो गई। एक आपने किसी एजुकेशन का बता दिया। एक थीम आपकी ये भी हो सकती है चैलेंजेस क्या क्या हुए, ठीक है, कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये एक चैलेंजेस की एक थीम हो गई। और जिस जिस बुक में या जिस आर्टिकल में या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में चैलेंजेस का जिक्र है, तो मैंने वो सारी चीज़ें उसमें लिख दी। अब कल्चरल प्रोग्राम्स का ये अलग से थीम बन गया। तो ऐसे करते करते आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, थीम होती क्या है, मैथमेटिक का मतलब क्या है। लास्ट मेरी थीम मैंने आपको देखो चैलेंजेस बता दिए, ये मेरे चैलेंजेस एक थीम हो गई। तो ऐसे तो मैंने इसमें बहुत सारी थीम्स डाली, ये तो बहुत बड़ा बन गया था, फिर मेरे को उसको बाद में कट शॉर्ट करना पड़ा। वैसे अब अपनी 5 थीम एटलीस्ट 4 या 5 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, 3 तो अच्छी नहीं मानी जाती, 4-5 थीम्स आपकी होनी चाहिए। एक चैलेंजेस वाली थीम आप कॉमन रख सकते हो, अगर आपका टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ आप समझा सकते हो, तो लास्ट में चैलेंजेस की भी एक थीम रख सकते हो। तो 5 थीम अगर आपकी हैं या 4 हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। 5 से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 6 7 7 तक ठीक है, उससे ज़्यादा मत करना। तो 5 तो मतलब आप 4-5 मिनिमम रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे आपने थीम आइडेंटिफाई करनी है अपने टॉपिक के लिए। और आजकल तो एआई का ज़माना है, और आपके व्हाट्सएप में भी मेटा एआई आ गया है। ठीक है, तो आप मेटा एआई से भी सजेशंस ले सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एआई से अपना टॉपिक बनाओ, लेकिन हाँ उससे सजेशन यूज़ करके अपनी खुद से मेहनत करो। तो आपका जो भी टॉपिक है, आप मेटा एआई को बोल सकते हो कि प्लीज़ सजेस्ट मी सब थीम्स और माई टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक है उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के उसको प्रॉम्प्ट दे दो, फिर वो रिप्लाई कर देगा कि आपकी ये 4-5 थीम है, और उसको बता दो कि मुझे एटलीस्ट 5 थीम सजेस्ट करो, और वो थीम आपको बता देगा। उस थीम से रिलेटेड आपको आर्टिकल गूगल स्कॉलर पे मिल जाएंगे। और गूगल स्कॉलर यूज़ करना कैसे है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। गूगल स्कॉलर में के भी अलग अलग तरीके होते हैं यूज़ करने के लिए, कि आप उसको प्रोडक्टिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप उससे हेल्प ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज़ जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी है पीएचडी प्रोसेस गाइड ज़रूर से देख लेना। आपको प्रपोजल से लेकर रिसर्च टॉपिक से लेकर पूरा इंटरव्यू तक पूरी उसमें हेल्प हो जाएगी, वो भी मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ओके एंड थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। एक शेयर भी कर देना, छोटा सा मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, सब्सक्राइब कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। शेयर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।